हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने नए सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं एलटी के लिए जो प्रिपरेशन चली हुई है हमारी, इसका 601 प्रश्न से स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले 600 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि हमारे यहाँ पर अब जल्दी 1000 हो जाएंगे। मैंने टारगेट रखा था 1000 प्रश्नों के रिगार्डिंग, तो वो आपने प्लेलिस्ट में नहीं देखा तो देख लेना। आज 29 पार्ट है, 28 पार्ट हमने कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी पूरी जानकारी। और आज 601 से स्टार्ट कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। न्यू पैटर्न के आधार पर ही आपके प्रश्न रखे गए हैं। पहला प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से कौन परीक्षण तकनीकी है। तो परीक्षण तकनीकी बताना है कौन सा इसमें है। तो प्रश्नावली नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, चेक सूची नहीं है, तो श्रेणी मापनी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। देखिए, विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है और वास्तुनिष्ठता होती है। और यहाँ पर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, ये संक्षिप्तता नहीं होती है। ठीक है, तो किसी भी परीक्षा के लिए अगर परीक्षण है, अगर अच्छे परीक्षण चाहिए तो उसकी विशेषता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए और वास्तुनिष्ठ प्रकार का होना जरूरी है। 3 चीजें आपके कंपलसरी होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई परीक्षण भिन्न अवसरों पर संगत यानी कि एक प्रकार परिणाम देता है तो इसे कहते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। कल भी मैंने इसका क्वेश्चन बताया, इस तरह का मतलब घुमा फिरा के दे रखा था उसमें भी। तो वैध परीक्षण कहते हैं अगर मान लो कितनी बार प्रश्न मैंने पूछ लिया और आंसर लास्ट में एक ही चीज निकलती है, तो आपका जो है यहाँ पर क्या कहलाता है, वैध परीक्षण कहलाता है। यानी कि मैंने राष्ट्रपति के बारे में पूछा, भाई राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो उसका एक ही आंसर होगा। अगर मैंने राष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया तो उसमें बहुत सी चीजें आ जाएंगी। तो अगर पर्टिकुलर एक राष्ट्रपति की कौन से प्रथम राष्ट्रपति भारत के पूछेंगे तो उसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, तो वैध परीक्षण आपका कहलाएगा। प्रश्न पत्र जो है उत्तम होते हैं छोटे सरल तर्कयुक्त, बड़े कठिन द्व्यर्थ, छोटे कठिन असंगत, बड़े सरल तर्क संगत। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन, बड़े कठिन द्विअर्थ। द्विअर्थ 2 अर्थ होने से बच्चे कंफ्यूजन कर देंगे, ये तो होगा नहीं। असंगत भी नहीं होना चाहिए, संगत तो होना ही चाहिए। ठीक है, बड़े सरल तर्क संगत, और यहाँ पर छोटे सरल तर्कयुक्त है। तो कौन सा होना चाहिए, तो छोटे प्रश्न होने चाहिए, सरल होने चाहिए और यहाँ पर जो है तर्कयुक्त होनी चाहिए। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है, किसी भी विद्यालय में अगर ब्लूप्रिंट की बात करें तो प्रश्न पत्र की जो यहाँ पर आधारशिला होती है, भाई क्या क्या चीजें देने वाली, जैसे एमसीक्यू देंगे, टिक वाले करेक्शन वाले ट्रू पॉज देंगे, और 2 नंबर के क्वेश्चन लघु उत्तरीय वाला होते होंगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्न देंगे। तो ये एक प्रश्न पत्र की जो है आधारशिला जो होती है वो एक ब्लूप्रिंट कहलाता है आपका। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। मूल्यांकन द्वारा पता चलता है, तो मूल्यांकन से क्या पता चलता है बताना है। ये छात्रों की जो शैक्षिक स्थिति है, प्रगति है, इसको पता लगाते हैं मूल्यांकन। ठीक है, मानसिक विकास ये जरूरी नहीं है, सामाजिक विकास हम लगा नहीं सकते हैं, और छाव की सोच ये जरूरी है नहीं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बैठ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके अन्य एग्जाम में, केबीए, एनबीए, टीजीटी जो ईएमआरएस है, अन्य एग्जाम पूछे गए हैं और इसी बेस पर जो है आपको तैयारी भी करनी है। नया पैटर्न सेम इसी पे आधारित है। कल मैंने आपको सीसी के बारे में कल पूरे डिटेल बता रखा है, कल वाले प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको वहां पर मिल जाएगा। तो मूल्यांकन के द्वारा छात्र अपनी कमियों को जान चाहते हैं, छात्र कक्षा में जो है प्रतिस्पर्धा करते हैं, छात्र अपनी योग्यता में सुधार लाने का प्रयास करते हैं, उपयुक्त सभी लाभ जो है प्राप्त करते हैं। तो कौन सा आंसर इसका बेस्ट बैठ रहा है। देखो, छात्रों अगर मूल्यांकन से क्या होता है कि छात्र जो अपनी कमी जान जाते हैं और प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अपनी योग्यता पर सुधार लाने का प्रयास भी करते हैं, तो तीनों सही है। इसका मतलब जो उपयुक्त सभी भी दे रखा है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन में दी जाती है क्या, शैक्षिक प्रवृत्ति की प्रेरणा, भाषण की प्रेरणा, खान पान की प्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। खान पान से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, भाषण से भी ज्यादा कोई मतलब है नहीं। तो बचा आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका सही होगा कि शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा, तो ये आपका मूल्यांकन द्वारा दी जाती है। अगला कि मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, मेजरमेंट क्या होता है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, मूल्यांकात्मक होता है, तुलनात्मक होता है। तो मेजरमेंट में आपका आ जाता है मात्रात्मक। ठीक है, मेजरमेंट का मतलब ये है मात्रात्मक। मूल्यांकन के पक्ष होते हैं, तो मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, कल मैंने मूल्यांकन के बारे में आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। इसमें यहाँ पर 3 पक्ष रहते हैं। अगला है कि यहाँ पर जो है आंतरिक मूल्यांकन है, तो आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है, तो इसका आंसर होगा अध्ययन विद्यालय के अध्यापक द्वारा मूल्यांकन, तो ये आपका आंतरिक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सतत मूल्यांकन में गुण निहित होते हैं, तो सतत मूल्यांकन में होता क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे निरंतरता। तो सतत मूल्यांकन निरंतरता
इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है, तो दैनिक मूल्यांकन क्या लाभदायक रहता है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि बालक का ध्यान केंद्रित करने में क्या दैनिक मूल्यांकन का लाभ है, बालक को तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में, कक्षा को अधिकाधिक तंग करने में, ये तो होगा नहीं तंग करना, और शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करना, तो ये भी होगा नहीं। बचे हैं दो, तो यहाँ पर बालक का ध्यान केंद्रित करना और यहाँ पर जो है बालक को तात्कालिक शैक्षिक स्थिति उसका पता लगाना। तो दैनिक मूल्यांकन का मतलब है कि जो अभी तत्काल में शैक्षिक स्थिति चली है उसका पता लगाना, ये आपका दैनिक मूल्यांकन होगा। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। तो एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते समझ में तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन से ही करने पड़ेंगे। मूल्यांकन में बताया गया है कि गुणात्मक पक्ष का मापन करते हैं। तो मूल्यांकन में जो गुणात्मक पक्ष होता है वो किस चीज का मूल्यांकन उसमें किया जाता है। साक्षात्कार में क्या गुणात्मक है, अवलोकन की द्वारा साक्षात्कार और अवलोकन, इसके द्वारा गुणात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। बिल्कुल, इसका मूल्यांकन जो मापन है गुणात्मक पक्ष के द्वारा ही होता है, साक्षात्कार के द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन ही सही आंसर होगा। अगला सतत और व्यापक मूल्यांकन के मध्य अंतर है। तो क्या अंतर है, शिक्षण शक्ति का, पाठ्य वस्तु का, समय का, उद्देश्य का। देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन कल इसके बारे में डिटेल बता रखा है, अभी लास्ट में फिर से मैं एक बार पूरा सारांश दे दूंगा इसमें। और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि सतत मूल्यांकन का क्या होता है, इसमें क्या अंतर है, उद्देश्य का, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है उद्देश्य में, कल मैंने बताया रखा है। अगला है कि हमारे विद्यालय पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन से दोष हैं, कौन कौन से दोष बताने हैं इसमें, हमारे विद्यालय में कौन कौन से दोष रखे गए हैं। पाठ्य वस्तु में अधिक तथ्य भरे हैं, ठीक है, ज्यादा तथ्य से दिक्कत हो सकती है। केवल पुस्तकीय ज्ञान पर वह बल देते हैं, ये भी सही जैसा लग रहा है। वे व्यक्तिगत विभिन्नताओं से जो है मेल नहीं खाते हैं, ये भी सही जैसा लग रहा है। तो ऑप्शन उपयुक्त सभी हैं, तो तीनों सही आंसर हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पर। समय सारणी वह दर्पण है जिसमें विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम प्रतिबिंबित होता है, यह परिभाषा दी है। तो ये आपका दिया था माध्यमिक शिक्षा आयोग की तरह, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है, किसके इसके बारे में बता रखा है ऑलरेडी मैंने, ठीक है, पूरी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। और इसका अन्य नाम क्या था, सदस्य कितने थे, कार्यकाल कितना होता है, और इसका मोटो क्या था, मतलब कि ध्येय वाक्य क्या था, इस सारा कुछ मैंने आपको बता रखा है, कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, नहीं तो पुराने प्लेलिस्ट में देखना, वहां पर डिटेल में आपको मिल जाएगा। किस प्रकार की जो है विषय वस्तु प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सबसे पहले पढ़ानी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर जो है विद्यालय को में सबसे पहले क्या पढ़ाना, सरल ज्ञात या सरल से ज्ञात या कठिन किंतु ज्ञात। देखिए कठिन तो हो नहीं सकता, ये चीज, ये ऑप्शन तो हट जाएगा पहले से ही। सरल हो सकता है, ज्ञात हो सकता है, और सरल और ज्ञात, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें दे दिए गए हैं। एक हिसाब तो इनकी सी ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों सरल, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, क्योंकि सरल चीजें पढ़ाई जाएंगी और ज्ञात वाली चीजें भी पढ़ाई जाएंगी प्राथमिक लेवल में, और दोनों एक साथ दे दिए तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला है कि गांधी जी का नाम निम्न में से किसके साथ संबंधित है। तो बुनियादी शिक्षा, किसमें, बिल्कुल सही आंसर होगा बुनियादी शिक्षा। ये ऑलरेडी मैंने कई बार बता रखा है इसके बारे में, तालीम नहीं तालीम, ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, और वैसे विश्व में जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपको जो है ये याद रखना है, दोनों के दोनों काफी अच्छे क्वेश्चन कर दिए हमने। अब बात करते हैं यहाँ पर जो मूल्यांकन वाले क्वेश्चन थे, क्योंकि ज्यादातर जो है इसमें आज मूल्यांकन के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल मैंने थोड़ा सा मूल्यांकन मापन के बारे में बताया था, और थोड़ा सा आज इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि यही मूल्यांकन क्या है, मापन क्या है, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा और आज जान लेते हैं। और जो FA है, सबमिटेड असेसमेंट है, ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए थे। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिएगा। मापन का मतलब होता है अंक प्रदान करना, किसी भी वस्तु के जो गुण हैं, उनकी विशेषताएं हैं, वो मापन के अंतर्गत आ जाते हैं। मापन के प्रकार अगर बात करूं यहाँ पर, एक तो गुणात्मक होता है मापन, और दूसरा होता है मात्रात्मक। गुणात्मक में ऐसे चीजें आती हैं जिसमें गुण है, किसी दोष गुण है, अमूर्त चीजें रहती हैं इसमें, ठीक है, अमूर्त मतलब वो चीजें होती है जो मूर्त ना हो, ठीक है। और मात्रात्मक में ऐसी चीजें होती है जो मूर्त हो, जैसे वजन, भार, ठीक है, उनके लक्षण, तो ये चीजें आपका जो है मात्रात्मक में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इस बार ये चैप्टर में है ना, इस मापन और मूल्यांकन वाला, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मापन के अलग अलग स्तर होते हैं, जैसे आपका
शाब्दिक मापन होता है, क्रमिक मापन होता है, अंतराल मापन होता है, अनुपातिक मापन होता है। ये इसकी मापन की व्यवस्थाएं हैं। मापन की जो विशेषताएं, वैज्ञानिक विधि होती है, मापन का प्रयोग होते हैं, इसकी जो विशेषताएं होती हैं, इकाइयां होती हैं इसकी, ये रहता है इसका, ठीक है। मूल्यांकन में अगर बात करूं, मूल्यांकन मतलब मापन और जो इसके मूल्य निर्धारण है, इन दोनों का जो मिक्सअप होता है वो मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन की विशेषताएं कि निरंतर होती है, मूल्यांकन वर्णनात्मक होती है, ठीक है, और समावेशी होती है। और मूल्यांकन जो है शैक्षिक उपलब्धि का जो है मापन के साथ उसकी जो सुधार है वो भी करता है। अब बात करते हैं कि CCE, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था। CCE एक स्कूल पर आधारित जो है मूल्यांकन व्यवस्था है, जो विद्यार्थी के जो सर्वांगीण विकास है उसके लिए लागू किया जाता है। और इसका अध्ययन मूल्यांकन पूरा शैक्षिक जो भी होता है मूल्यांकन वो किया जाता है इसमें। और सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अब मैंने बताया था कि प्रारंभ में जो है 2009 में जो है यहाँ पर CCE को लागू किया गया था, और उसके बाद से यहाँ पर जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। प्रारंभिक 7 स्कूलों में किया गया था, स्टार्टिंग में जो राजस्थान के स्कूल में किया गया था, ठीक है। CCE क्लास 9th में स्टार्ट किया था 2009 में, ठीक है, स्टार्टिंग में, और व्यापक रूप में 2010 से 1 अप्रैल 2010 से पूरा लागू कर दिया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पर CCE मतलब कि एक सतत मूल्यांकन और एक व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन को कहते हैं यहाँ पे निरंतरता, निर्माणवता, रचनात्मकता, ये आपका रहता है। इसमें 40% जो है मूल्यांकन किया जाता है इसका। और व्यापक मूल्यांकन होता है आपका यहाँ पर योगात्मक, व्यवहारात्मक मूल्यांकन, ठीक है, योगात्मक कहते हैं, इसमें 60% आपका मूल्यांकन किया जाता है। इसको FA टेस्ट कहते हैं, FA जो आपका रहते हैं, और साल में 4 बार FA होता है, इसको ऐसे बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। इसमें साल में 2 बार इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, इस लेवल्स में इस बार आपको याद रखना है, ठीक है। 2009 में जो है CCE को सबसे पहले लागू किया गया था, वो भी CBSE की तरह क्लास 9th से स्टार्ट किया गया था, ये मैंने ऑलरेडी बताया गया था। लेकिन अगर प्रॉपर बोला जाए तो 1 अप्रैल 2010 से जो है लागू किया गया था प्रॉपर CCE, ठीक है। तो ये आपको होना चाहिए। और CCE का जो है सबसे पहले जो इसमें सुझाव दिया गया था वो NEP 1986 को दिया गया था, ठीक है, पहला सुझाव दिया गया था। तो काफी अच्छा है इसमें। और ये जो है शैक्षिक शैक्षिक गतिविधि को बल देता है, और NCEP 2005 में जो है इस पर भी बल दिया गया था। और इसमें RT 2009 में जो है धारा 29A में जो है CCE को लागू करने की बात भी कही गई है, ठीक है। RTA 2009 में 29 धारा जो 29(1) है उस पर भी CCE के द्वारा जो है यहाँ पर बात कही गई है इसकी रिगार्डिंग, ठीक है। पूरे देश में जो है CCE कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को बता दिया है, लेकिन शुरुआत जो है 2009 से हुई थी, वो भी CBSE ने करा था क्लास 9th से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें मैंने आपको CCE के बारे में आज बता दी है, कल भी बताई थी। अगर नहीं देखा कल वाला चेक कर लेना, वहाँ पर कुछ चीजें बताई होंगी, कुछ चीजें आज एक्स्ट्रा बता दी हैं। दोनों में अंतर होगा, कल के बताई चीजों में और इसमें, ठीक है। मतलब अंतर क्या होगा, तो कुछ चीजें वहाँ कम बता रखी होंगी, तो आज कुछ ज्यादा बता दी होंगी इसमें आज।